हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे 2021 का पेपर 1। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। थोड़े से बचे हुए हैं, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उन्हें बेस्ट एक्सप्लेन करता है फिक्स्ड एसेट्स का। फर्स्ट है, इट इज़ फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। कन्वर्जन करने के लिए होता है कैश में। इट इज़ एन एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव आइटम होता है जो खरीदा जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ द आइटम विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली। ऐसे आइटम्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। It is having long life and not purchased specifically for resale। ऐसे आइटम्स जिनकी बहुत लंबी लाइफ होती है और उनको हम रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जैसे पहला तो गलत है, लेकिन ये भी आपको सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, बेस्ट कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेस्ट एक्सप्लेन करने वाला आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि ऐसे आइटम्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जिनकी बहुत लंबी लाइफ होती है, बहुत जल्दी वेयर आउट नहीं होते हैं और उनको रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि वो हमें किसी भी बिजनेस के, किसी भी एंटरप्राइज के एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है, सबकी इन्फॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्सनल एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज़ ऑफ द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी उस एंटरप्राइज का ओनर है उसकी पर्सनल एसेट्स कितनी है, कितनी लायबिलिटीज़ है, उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है अकाउंटिंग। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कैसी चल रही है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस का होता है, पर्सनल का नहीं। ठीक है, यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पर्सनल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जी नहीं, ये पर्सनल नहीं, बिजनेस एसेट्स की, एंटरप्राइज के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, diagrammatically how can we show the relationship between bookkeeping and accounting। अगर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कि देखिए, एक है ये अकाउंटिंग है, ये क्या हो गया, ये अकाउंटिंग हो गया, और उसका ये हो गया आपका बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग जो होता है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है वो अच्छे से इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। अकाउंटिंग बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक सीक्वेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। फिर उसके जो वाउचर्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, जर्नल बुक में एंट्री करते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है। तो क्या होता है सीक्वेंस की, पहले ट्रांजैक्शन होगा, फिर वाउचिंग, जो भी उसके वाउचर्स होंगे, फिर जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद फिर हम लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। एक्रुअल कॉन्सेप्ट कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता है, नहीं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट है एक्रुअल बेसिस पे करता है, कैश बेसिस पे नहीं करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्रुअल बेसिस पे करता है, तो ये गलत हो गया। पेटेंट राइट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। पेटेंट जो है वो रियल अकाउंट होता है, पेटेंट का अकाउंट। ये स्टेटमेंट सही है, यही तो पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। लेकिन फिर भी हम आगे के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अकाउंट इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट में क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये भी आपको सही लग रहा होगा, है ना, कि अकाउंट में यही तो करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी हैं उनको रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट इन्वॉल्व्स
ओनली द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के पहले ओनली लगाया है, तो अकाउंट में हम सिर्फ तो रिकॉर्डिंग नहीं करते ना, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उसको समराइज करते हैं, फाइनलाइज भी करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना अकाउंट में, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अगर ये ओनली आपका यहाँ पे लगा होता है बिजनेस के पहले कि इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन, तब ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली द रिकॉर्डिंग हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, जो थोड़े समय के लिए बिजनेस को लोन देते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र नहीं होते। ये भी स्टेटमेंट गलत क्यों नहीं होंगे भाई, अगर उनको पता नहीं होगा कि बिजनेस एंटरप्राइज कैसा परफॉर्म कर रही है, वो लोन कैसे देंगे, तो वो भी यूज़र होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। हाँ, मतलब कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, किस पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करते हैं? जब ऑर्डर रिसीव हुआ, जब प्रोडक्शन पूरा हुआ, जब गुड्स की डिलीवरी हो गई, या फिर जब कैश रिसीव हो गया। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये हमारा जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है हम तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश रिसीव पे नहीं होगा, ऑर्डर रिसीव पे नहीं होगा, जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तब हम मान लेंगे कि हमें रेवेन्यू अर्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर कौन सा नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि कौन सा इंटरनल यूजर है। मैनेजर, क्रेडिटर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, रिसर्चर। जो मैनेजर होता है वो इंटरनल यूजर होता है, क्रेडिटर, इन्वेस्टर और रिसर्चर ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, अनलिमिटेड इनडेफिनिट लाइफ है, यही मानता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो वो क्या होता है, इनडेफिनिट लाइफ व्यू करता है कि बिजनेस हमारा इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा, लिमिटेड नहीं होगा, इनडेफिनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट in determining the net income from business all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम नेट इनकम डिटरमाइन करते हैं बिजनेस की, तो उसमें जितनी भी कॉस्ट उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए की गई है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, सारी कॉस्ट को चार्ज करते हैं जितनी भी उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही अपने स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं कि एक साल में जितनी हमने रेवेन्यू अर्न की है और उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना एक्सपेंस किया है वो सेम पीरियड का लेते हैं, ठीक है। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है? अपेंडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें जो लास्ट में नोट्स करते हैं ना, अपेंडिंग नोट्स साथ में लिखते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस कॉस्ट पे करते हैं कि जो भी उसका परचेज कॉस्ट है या फिर जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उनमें से जो भी कम है, विच एवर इज लोअर, उस पे हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को। तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, हाँ ये भी है। मेकिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेकिंग प्रोविजन, अगर हमें लग रहा है कि कोई भी डेटर्स हो गए वो डाउटफुल हो सकते हैं, डाउटफुल डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन बनाना जो है वो आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, मटेरियलिटी नहीं, ठीक है, कंजर्वेटिज्म होता है, कंजर्वेटिज्म। सॉरी राइटिंग बहुत बेकार है, इधर बन नहीं रही है, एक मिनट, ठीक है। ये आपका क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है, सी वाला, ठीक। मटेरियलिटी प्रिंसिपल वो होता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है केवल वही हम रिकॉर्ड करें। फॉलोइंग ऑफ
written down value method for depreciating a particular asset year after year. अगर किसी पर्टिकुलर एसेट में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे कर रहे हैं और हर साल हम वही कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, ये भी सही है आपका मैच। तो गलत कौन सा हुआ, केवल सी हुआ, ओनली सी, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री आइटम्स आर नॉट वैल्यूड। इंडियन AS2 जो है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इन्वेंट्री आइटम है उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री की जाती है, रिटेल की जाती है, इंडस्ट्रियल की जाती है, लेकिन बायोलॉजिकल इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन नहीं की जाती है एज पर इंडियन AS2। नेक्स्ट है आपका इंडियन AS10 रिप्रेजेंट। इंडियन AS10 जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AS10 मत देख लीजिएगा, इंड AS10 है ये, ठीक, इंडियन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। अगर यहाँ पे AS10 होता तो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता, ठीक है, AS10 में ये दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन AS10 पूछा जा रहा है, तो ये आपका इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के लिए होता है। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनको कैसे ट्रीट करना है उसके लिए आपका इंडियन AS10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IFRS 10 द बेसिस फॉर कंसोलिडेशन इज। IFRS 10 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन का बेसिस क्या होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, साइज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टी, या फिर कंट्रोल। तो कंसोलिडेशन का बेसिस अकॉर्डिंग टू IFRS 10 आपका होता है कंट्रोल, करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFRS 13 डिफाइंस। IFRS 13 में क्या चीज़ है, इसमें है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। IFRS 13 देखिए, ये जो है आपके इंड AS है, AS है, IFRS है, ये सब को आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से AS में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट है। ये बिना लर्न किए नहीं हो पाएगा। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इससे वो आपके श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका IFRS 13 जो है फेयर वैल्यू मेजरमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज अ बुक ऑफ। लेजर कैसी बुक है, ओरिजिनल एंट्री की है, सेकेंडरी एंट्री की है, या फिर कैश ट्रांजैक्शंस की है, या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन की है। तो लेजर जो है आपका सेकेंडरी एंट्री है। ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है आपकी, ओरिजिनल एंट्री की जर्नल बुक होती है। सबसे पहले हम एंट्री कहाँ करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं, उसके बाद उसकी पोस्टिंग लेजर्स में करते हैं, तो लेजर्स आपका सेकेंडरी एंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन परचेज ऑफ अ मशीन ₹500 इज पेड टू वर्कर एज वेज फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन, विच ऑफ द एक्शन इज करेक्ट। हम कोई मशीन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मशीन परचेज की है, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने 500 रुपये वर्कर को दिए हैं इन फॉर्म ऑफ वेजेस, एज वेजेस दिए हैं उसको दिहाड़ी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक्शन सही है, या फिर कह रहे हैं कि जो एंट्री होगी उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें सही होगा। वेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट, कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कोई भी ऐसे आइटम्स होते हैं, जब उनको हम फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं बिजनेस में और इंस्टॉल करते हैं, तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, या फिर जो उसके वर्कर को पेमेंट किया जाएगा वेजेस के फॉर्म में, वो सब हम फर्स्ट टाइम पे उसी एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। कि अभी ये मशीन क्या हुई है, रेडी हो रही है वर्क करने के लिए, अभी वर्क नहीं कर रही है, तो वो इंस्टॉल करने के लिए जो भी होगा वो एसेट अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा, जिस भी एसेट का है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, थर्ड आपका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, गिव जर्नल एंट्री। हमें मिस्टर ए से गुड्स का ऑर्डर मिला है, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट, नो एंट्री विल बी पास्ड। तो यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ अभी ऑर्डर मिला है और कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ऑर्डर मिलने की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है,
तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बिजनेस हैज़ एनी लायबिलिटी द प्रोपराइटर्स कैपिटल मस्ट बी मोर देन द टोटल एसेट्स। यानी कि अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी है तो उस बिजनेस का जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, उसकी कैपिटल उससे टोटल एसेट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, मस्ट बी देके लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 2 क्या है, परचेज मेड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स। अगर हमने मिस्टर एक्स से कैश में परचेज किया है, ठीक, परचेज किया है मिस्टर एक्स से कैश में, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी। ठीक, कैश में परचेज किया है तो ये एंट्री होगी। तो ये कह रहे हैं शुड बी क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को नहीं, कैश को क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। क्लोजिंग एंट्रीज हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज हो या ओपनिंग एंट्रीज हो या फिर ओरिजिनल एंट्रीज हो। फर्स्ट टाइम ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज दोनों ही जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक, बाकी के ये सब जो हैं वो पोस्टिंग है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट नोट इशूड इज यूज्ड टू प्रिपेयर। क्रेडिट नोट जो इशू किया जाता है वो क्या बनाने के लिए इशू किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो क्रेडिट नोट क्या होता है कि जैसे कोई सेल कर रहा है, ठीक है, अगर बाद में उस अमाउंट में जितना हमें रिसीव हुआ, सेल हमने की मान लीजिए 10,000 की सेल की है, अब बाद में कोई सेल रिटर्न आ गई तो उस अमाउंट में हमें चेंज करना होगा। हमें 10,000 रुपये मिल चुके हैं तो उस अमाउंट को कम करना होगा अगर कोई सेल रिटर्न आ गया। तो उस चीज़ को करने के लिए, उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो जो क्रेडिट नोट होता है वो सेल्स रिटर्न बुक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, किसके लिए, सेल रिटर्न बुक के लिए यूज़ किया जाता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज़ ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये आपका तो सही है, स्टेटमेंट होता है, ये कोई अकाउंट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। जो भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं, जितने भी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, लेजर अकाउंट्स बनते हैं, उन सब का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, ये भी सही है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स यानी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, मैन्युफैक्चरिंग बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये सब किसकी हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है, ये भी सही है। It is a system adopted to judge the mathematical accuracy of balance sheet। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। बैलेंस शीट तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है। ये हम एक्यूरेसी किसकी चेक करते हैं, जो हमने एंट्रीज की हैं, जो लेजर्स बनाए, उनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच्ड, यानी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है। अ ट्रांजेक्शन इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल बुक्स, यानी कोई ट्रांजेक्शन हमने ओरिजिनल बुक्स मतलब कि जर्नल में ही उसके एंट्री नहीं की, जर्नल प्रॉपर में एंट्री नहीं की, तो ये तो नहीं। अगर हमने जर्नल में एंट्री नहीं की होगी तो उससे ट्रायल बैलेंस तो हमारा अफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जब एंट्री नहीं होगी, पोस्टिंग नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। देयर इज़ अ कंपनसेटिंग एरर। अगर कंपनसेटिंग एरर होती है तो कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शन की एंट्री गलत कर दी है, लेकिन सेम अमाउंट से हमने कोई दूसरी एंट्री गलत कर दी, तो दोनों सेम अमाउंट का एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों एंट्री आपस में कंपनसेट कर देती हैं एक दूसरे को। तो कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग जो है
वो करेक्ट साइड पे हुई, यानी कि डेबिट में पोस्ट होना चाहिए तो डेबिट में ही हुआ है, या तो क्रेडिट में पोस्ट होना चाहिए तो क्रेडिट में ही हुआ, लेकिन अकाउंट गलत है। तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि आपका साइड से ही है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट यही मेन इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी आपका सही है। अ ट्रांजेक्शन इज रॉन्ग पोस्टेड इन लेजर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन की लेजर अकाउंट में ही पोस्टिंग गलत हो गई है। तो ये आपका अगर दोनों साइड, मतलब ये अगर हुआ, ये सिचुएशन हुई कि आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी किसी ट्रांजैक्शन की, तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मिसमैच हो सकता है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इंक्रीज इन एसेट एज वेल एज इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी ये जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपकी एसेट्स को भी बढ़ाएगा और लायबिलिटी को भी बढ़ाएगा, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी बढ़ी, और क्रेडिट परचेज किया है तो हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी भी बढ़ी। तो ये तो आपका पहला ही हो गया आंसर। फिर भी देख लेते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर इशू किया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो क्रेडिटर्स कम हुए, कैश कम हुआ, रिटर्न ऑफ गुडविल को राइट ऑफ किया, तो ये नहीं होगा। आपका जो फर्स्ट आंसर है कि हमने मशीनरी परचेज की क्रेडिट पे, तो मशीनरी एक एसेट है, एसेट भी बढ़ी हमारी, और क्रेडिट पे परचेज किया तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग इज, सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं। आउटस्टैंडिंग यानी कि जो अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है, ड्यू हो चुकी है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग का डेबिट क्या होगा, आपका सैलरी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ ₹125 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट इज। कैश बुक में आपके पास कैश बुक होगी और बैंक के पास पासबुक, ठीक। कैश बुक में बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए गए 125 रुपये, यानी कि बैंक ने 125 रुपये आपके अकाउंट से चार्ज किया है, लेकिन आपकी जो कैश बुक है उसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक का एडजस्टमेंट क्या होगा, अब बैंक ने चार्ज किया हमारे अकाउंट से, माइनस किया है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम कि कैश बुक में ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक। यहाँ पे क्रेडिटेड का मतलब जमा वाला नहीं है, ठीक है। अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट है। तो ये मत सोचेगा कि 125 रुपये आपको अपने अकाउंट में जमा करने, क्रेडिटेड नहीं है, वो वाला क्रेडिटेड नहीं है, ठीक है। कि कैश बुक में आपको 125 रुपीज़ क्रेडिट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसमें से कौन सी। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी डेटेड, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे, इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे। तो पहले जो 3 है ये तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स होते हैं, लेकिन इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे ये इसका फीचर नहीं होता है। प्रॉमिस टू पे क्या होता है, प्रॉमिस टू पे आपका प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक। प्रॉमिस टू पे क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P एंड Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म। P और Q दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। स्टेट विच क्लेम आर वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रही है, तो ये जो क्लेम दिए गए इनमें से कौन सा वैलिड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं होता है, सैलरी कमीशन और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6% पे, और जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो इक्वल होता है। ये आपके प्रोविजंस होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो P इज़ एन एक्टिव पार्टनर, ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ये नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ नहीं मिलेगा। Q हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो Q ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को और वो इंटरेस्ट उस पर मांग रहा है 10%,
तो वो 10% नहीं ले सकता, 6% पर एनम उसको अवेलेबल होता है, इतना ही क्या कहते हैं परमिसिबल होता है। P हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड Q ₹50,000 एज कैपिटल। P ने 20,000 की कैपिटल लगाई है और Q ने 50,000 की। P वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। P इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स मांगता है, ये वैलिड है। केवल C आपका वैलिड है, ओनली C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ A एंड B इज वैल्यूड एट 12,000 रुपीज़। एक फर्म की गुडविल 12,000 रुपये वैल्यू की गई। इट इज़ अपियरिंग इन द बुक्स एट 7,500। बुक्स में ये 7,500 की दिख रही है। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया। वॉट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। वो अब कितना अमाउंट गुडविल के लिए लेकर आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो बुक्स में गुडविल दिख रही है 7,500, इसको क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर देंगे। जो ओल्ड गुडविल होती है उससे न्यू पार्टनर का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये राइट ऑफ होगी। तो ये जो अपना शेयर लाएगा वो 12,000 टोटल है, उसका कितने शेयर के लिए हो रहा है, ये 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है। ये अपने शेयर के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये की गुडविल लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What treatment is made of accumulated profits on the retirement of a partner? अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो accumulated profits होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी accumulated profits हैं, रिजर्व्स हैं, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे पार्टनर्स में, और वो भी उनके जो ओल्ड रेशियो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनमें हो जाता है। तो ये चीज़ देखिए, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, यहाँ पे डेबिटेड है, ये नहीं होगा। क्रेडिटेड टू रिमेनिंग, ये भी नहीं होगा। क्रेडिटेड टू रिमेनिंग नहीं, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, ख़त्म हो रही है पूरा फर्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं किसके थ्रू, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें कुछ भी कम या ज़्यादा होता है, उसको किसके थ्रू हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, वो होता है बैंक के थ्रू। कि जिसके कैपिटल कम होगी उसको पैसे लाने पड़ेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसको लेना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि बैंक अकाउंट से हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये हो गया आपका 2021 का ABST असिस्टेंट प्रोफेसर का फुल पेपर सॉल्व्ड, पेपर 1। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी चले, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है, नज़दीक है। और आपके जो दोस्त या फिर कोई भी जानने में UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनको हमारे चैनल का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।